इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा 13 डेज लाइव जीएसटी ट्रेनिंग जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। अगर अभी तक आपने अपना सीट बुक नहीं किया है तो जल्दी बुक करें। दूसरी बात, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक में चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी से। रजिस्ट्रेशन टर्नओवर बेस्ड होता है, कंपल्सरी, वॉलंटरी, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट। टर्नओवर बेस का मतलब जब भी आपका टर्नओवर किसी लिमिट से एक्सीड कर रहा है तब आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा जीएसटी में। कंपल्सरी का मतलब आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, आपका टर्नओवर कुछ भी हो फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। वॉलंटरी का मतलब अपने मन से आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, ना ही आपका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है, ना ही आपका कोई कंपल्शन है। एक्सक्लूसिवली एग्जाम मतलब आपका टर्नओवर कुछ भी हो, चाहे 100-200 करोड़ कुछ भी हो, फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है क्योंकि आप ऐसा कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो जो एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट है। अब हम बात करने वाले हैं कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के बारे में, जो रिक्वायर्ड है इररेस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर। आपका टर्नओवर कुछ भी हो फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो हम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के सिचुएशंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं एजेंट। एजेंट जो है उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है जीएसटी में। उसका टर्नओवर कुछ भी हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट उसको रजिस्ट्रेशन लेना होता है। अगर आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो आपको जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेना होगा। आईएसडी को इंटर स्टेट अगर आप सप्लाई कर रहे हैं, ओडा सर्विस, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, टीडीएस डिडक्टर, एनआरआई, ई कॉमर्स ऑपरेटर, आरसीएम, ई कॉमर्स सेलर और सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, इन सभी को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एजेंट से। एजेंट कौन है? Person who supply goods and services or both on behalf of other taxable person, whether as an agent or otherwise, require registration under GST. तो बेसिकली वो किसी और के बिहाफ में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और जिनके बिहाफ में वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो खुद टैक्सेबल पर्सन है। तो दो सिनारियो है इसमें, मैंने दो सिनारियो लिया है। अब किस सिनारियो में एक एजेंट को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा वो हम देखते हैं। तो सिनारियो 1, Mr. A appoint Mr. B to procure certain goods from the market. Mr. A ने Mr. B को बोला एज एन एजेंट कि मेरे बिहाफ में तुम प्रोक्योर करो गुड्स फ्रॉम द मार्केट। मिस्टर बी ने आइडेंटिफाई किया various supplier who can provide the good as desired by Mr. A and ask the supplier to send the goods and issue the invoice directly to Mr. A. मतलब गुड्स भी Mr. A को आप भेज दो और उसके नाम पे ही इशू कर दो इनवॉइस। तो बी ने अपने नाम पे इनवॉइस इशू नहीं कराते हुए जो भी रेसिपेंट है उसके नाम पे इशू कराया। सिनेरियो 2 में एग्जैक्टली इसका उल्टा हुआ, जिस केस में मिस्टर ए को गुड्स सेंड कर दिया गया और इनवॉइस इशू किया गया मिस्टर बी एजेंट के नाम पे। तो जहां एजेंट के नाम पे इनवॉइस इशू हो रहा है उस केस में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। इस केस में एजेंट के नाम पे जो है वो इनवॉइस इशू नहीं हो रहा है। इनवॉइस डायरेक्टली किसके नाम पे इशू हो रहा है? मिस्टर ए जो रेसिपेंट है। लेकिन इस केस में मिस्टर ए के नाम पे नहीं, एजेंट के नाम पे इशू हो रहा, तो एजेंट को कंपल्सरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन है? A casual taxable person means a person who occasionally undertake transaction in a state where he has no fixed place of business. कभी कभार occasionally वो ट्रांजैक्शन करता है एक ऐसे स्टेट में जहां पर उसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे सपोज कीजिए मेरा कुर्ती का दुकान जयपुर में है और कभी कभी मैं कैलकाटा आती हूँ एग्जीबिशन लगाने जहां पर मेरा फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। तो कभी कभार मैं क्या करती हूँ, कैलकाटा में मैं एग्जीबिशन लगा लेती हूँ। आइस स्केटिंग रिंग बोल के एक एग्जीबिशन सेंटर है, वहां पर मैं एग्जीबिशन लगाती हूँ। तो मैं जयपुर में रजिस्टर्ड हूँ, तो मेरे को कैलकाटा में
एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कुछ समय के लिए जीएसटी में कंपल्सरी रजिस्टर होना पड़ेगा, ठीक है। तो XYZ एक और एग्जांपल है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, रजिस्टर्ड है जीएसटी में महाराष्ट्र में। XYZ अप्लाई एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इन बैंगलोर फॉर इवेंट करा रहा है बैंगलोर में, तो कुछ समय के लिए उसको बैंगलोर में रजिस्ट्रेशन लेना होगा क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। कहां पर रजिस्टर्ड है? महाराष्ट्र में। कुछ समय के लिए अगर वो आता है, ओकेजनली आता है जहां उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना होगा कंपल्सरी। हमने बात कर लिया कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में। अब हम बात करते हैं आईएसडी के बारे में। ये आईएसडी कौन है, इसके बारे में हम बात करते हैं। As per Section 2, subsection 61 of CGST Act, input service distributor means an office of the supplier of goods and services or both, which receive tax invoice towards receipt of input service and issue a prescribed document for the purpose of distribution of credit to a supplier of taxable goods and service having same PAN. मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको समझाती हूँ आईएसडी समझाने के लिए। देखिए, सपोज कीजिए स्किल शॉट का ऑफिस 3 जगह है, कैलकाटा में है, एक दिल्ली में है और एक जयपुर में। अब स्किल शॉट जो है एक एड रन करता है टीवी पे, जो ऑल ओवर इंडिया जो है स्ट्रीम होगा, मतलब कैलकाटा में भी होगा, दिल्ली में भी होगा, जयपुर में भी होगा। लेकिन इनवॉइस जो है वो कैलकाटा ऑफिस के नाम पे आता है क्योंकि वो हेड ऑफिस है। तो इनवॉइस जो है टीवी के एड का मेरे नाम पे आ रहा है। क्या पूरा क्रेडिट के लिए मैं एलिजिबल हूं या तीनों में बंटवारा होना चाहिए? ऑब्वियसली तीनों में बंटवारा होना चाहिए, लेकिन सीन्स मेरे नाम पे क्रेडिट आ रहा है तो मैं ही ले सकती हूँ और तो कोई ले नहीं सकता। तो एक कंसेप्ट आया आईएसडी का, जिसमें आप अपने सर्विसेज का जो भी कॉमन क्रेडिट है, इस केस में कॉमन क्रेडिट है, टीवी जो है ऐड कर रहे हैं हम ऑल ओवर इंडिया, तो वो कॉमन क्रेडिट है। अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो कैलकाटा ऑफिस है वो जयपुर ऑफिस और दिल्ली ऑफिस को वो क्रेडिट बांट सकता है, डॉक्यूमेंट इशू कर सकता है। अगर सेम पैन है तो ऑब्वियसली स्क्रीनशॉट का सेम पैन है, वो सेम पैन में है लेकिन डिफरेंट जीएसटीएन नंबर है, तो वो अपना क्रेडिट जो है कॉमन क्रेडिट इन रिलेशन टू ओनली सर्विस डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। जैसे रिसीप्ट ऑफ टैक्स इनवॉइस फॉर इनपुट सर्विस बाय आईएसडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी बाय इशूइंग आईएसडी इनवॉइस। एक इनवॉइस इशू करके, आईएसडी इनवॉइस इशू करके आप जो क्रेडिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है इंटरस्टेट। ये इंटरस्टेट क्या है ये देखते हैं। सपोज कीजिए मैं गुजरात से उत्तर प्रदेश में गुड्स सेल कर रही हूँ, उस केस में मुझे कंपल्सरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एक्सेप्शन क्या है? इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर मैं सीए की सर्विस जयपुर में देती हूँ, कहीं पर भी देती हूँ आउट ऑफ माय स्टेट, तो मुझे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं है जब तक मेरा टर्नओवर एक्सीड नहीं हो जाता। तो इन केस ऑफ गुड्स, अगर मैं गुड्स सप्लाई कर रही हूँ तभी मुझे कंपल्सरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सर्विस के केस में मुझे टर्नओवर देखना है। अगर मैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स प्रोवाइड कर रही हूँ तो भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं है इंटरस्टेट, या कोई मैं क्राफ्टमैन प्रीडोमिनेटली जो हाथ से बनाए हुए गुड्स जो है वो प्रोवाइड कर रही हूँ तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। ओके, तो ये सारी चीजों में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। ऐसे अगर आप गुड्स प्रोवाइड करते हो, जैसे मैं जयपुर से कुर्ती सेल कर रही हूँ कलकत्ता में, तो गुड्स प्रोवाइड कर रही हूँ इंटरस्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होगा। अब बात करते हैं ओदार सर्विस, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विस। बहुत ही भारी भरकम शब्द है, लेकिन इसका मतलब सिंपल सा है कि आप ऐसा कोई सर्विस दे रहे हो ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, जैसे क्लाउड सर्विस हो गया, जैसे आप ई बुक सेल कर रहे हो, डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन गेमिंग सर्विस हो रहा है, तो उस केस में ओडार सर्विस के केस में आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन जो इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, तो उस केस में आपको, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, ये सारी चीजों के केस में आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं एनआरआई के बारे में।
एनआरआई का मतलब क्या होता है? जो ओकेजनली अंडरटेक करता है ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वेदर एज अ प्रिंसिपल और एजेंट बट हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस और रेसिडेंस इन इंडिया। देखिए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट पर्सन पे यही अंतर है कि सीटीपी का खुद का रेसिडेंट होता है वो इंडिया का, लेकिन नॉन रेसिडेंट तो ऑब्वियसली इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, वो कभी कभार आता है। जैसे बांग्लादेश का बिस्किट बहुत फेमस है, बिस्किट बहुत फेमस है बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश के लोग जो है कभी कभी एक एग्जीबिशन लगाते हैं कैलकाटा में, तो वो ओकेजनली आते हैं। तो कुछ समय के लिए अगर वो आ रहे हैं तो उनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना पड़ेगा? कलकत्ता में करवाना पड़ेगा, वेस्ट बंगाल में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ओके, तो एनआरआई को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब हो गया जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, ग्रोफर, ये सारे जिनको किसी और के बिहाफ में गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। ये टीसीएस कलेक्ट करते हैं, ठीक है, गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं किसी के बिहाफ में, जीएसटी के अंतर्गत टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं। मैं आगे जाके टीसीएस पे भी वीडियो बनाने वाली हूँ। तो गाइज उनको क्या कराना होगा? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं आरसीएम के बारे में। ये आरसीएम क्या है? आरसीएम का मतलब होता है सिंपल सा कि पर्सन हु आर लाइबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज इज रिक्वायर्ड टू टेक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट। मतलब जो आरसीएम में टैक्स पेमेंट करते हैं, जैसे जनरली जो सप्लायर है वो टैक्स कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को पे करता है। किसी किसी केस में जहां पर सप्लायर पे हम कंप्लायंस का बोझ नहीं डालना चाहते हैं, रेसिपिएंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, तो उस केस में जहां रेसिपिएंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है उस केस में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? कंपल्सरी जीएसटी में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो सेल कर रहा है। जैसे सपोज कीजिए मैं कुर्ती अपना Amazon, मिंत्रा, ये सब के थ्रू सेल कर रही हूँ, तो उस केस में मुझे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो basically person who supply goods and services other than the services supplies under 9(5), ये हम देखेंगे 9 सबसेक्शन 5 क्या है। ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर मैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूं तो मेरे को जीएसटी में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के बारे में। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 क्या है? The tax shall be paid by e-commerce operator on behalf of the service supplier for service supplied through eco। तो अगर मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज सप्लाई कर रही हूं तो कुछ कुछ केसेस में मुझे टैक्स नहीं पेमेंट करना पड़ता है, बल्कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। अगर आप सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 कभी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई कोई सा केस है जिसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर को ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करनी पड़ती है। वो कौन सा केस है? जैसे ओला के केस में, ओला इज एक्टिंग एज एन इंटरमीडियरी। एज ऑल वी नो, ओला क्या है? ओला जो है एग्रीगेटर की तरह काम करता है, आपको बताता है कि ड्राइवर का क्या लोकेशन है, ड्राइवर को कहां से आपको मीट करना है। एक्चुअल में जो सप्लायर ऑफ सर्विस है वो तो ड्राइवर है, ड्राइवर ही आपको पहुंचा रहा है कहीं पर, लेकिन ओला जो है एज एन इंटरमीडियरी काम कर रहा है। तो उस केस में सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अनुसार इको को जो है पेमेंट करना पड़ेगा टैक्स। मतलब ओला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग टैक्स पेमेंट टू द गवर्नमेंट, जबकि सप्लायर ड्राइवर है। तो इस केस में ओला को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप टैक्स दोगे तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा, राइट? ओके, तो इस केस में ओला को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। तो हमने सारा कुछ कर लिया। आई थिंक एक ही बाकी है, दैट इज टीडीएस डिडक्टर। वो क्या केस है वो हम पढ़ लेते हैं।
A person who is required to deduct TDS, the authority has notified a department or establishment of central government, state government, or local authority or government agency, or such person or categories of person as may be notified are required to get itself registered under GST compulsory. तो अच्छे से समझते हैं इसके बारे में. सपोज कीजिए कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी लोकल अथॉरिटी को, जैसे म्यूनिसिपैलिटी हो गया या कोई स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसी हो गई, उसको मैं कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ और उसका वैल्यू 2,50,000 से ऊपर है इन अ ईयर, 2,50,000 से ऊपर मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रखी हूँ किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या लोकल अथॉरिटी म्यूनिसिपैलिटी से, तो उस केस में मेरा टीडीएस कटेगा. टीडीएस अंडर जीएसटी, इनकम टैक्स एक्ट वाला नहीं. कौन टीडीएस काटेगा? जो भी गवर्नमेंट एजेंसी है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो मेरा टीडीएस काटेगा और फिर वो जीएसटी को जमा दे देगा, जो भी है उसको जमा दे देगा. तो टीडीएस जो काट रहा है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी जो टीडीएस मेरा काट रहे हैं, उनको क्या करना होगा? उनको जीएसटी में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा टीडीएस काटने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस. ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि जीएसटी के अंतर्गत अगर आपका 2.5 लाख से ऊपर का गुड्स एंड सर्विसेज है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि आप सपोज करो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को या किसी भी एजेंसी को, जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, या म्यूनिसिपैलिटी को प्रोवाइड कर रहे हो 2.5 लाख से ऊपर का सर्विस या गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हो, तो आपका टीडीएस उनको काटना पड़ेगा. ठीक है, और उनको टीडीएस काटने के लिए जीएसटी में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा. तो आई थिंक इट इज क्लियर कि कब कब हमें कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. अगर मैं एजेंट हूँ, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हूँ, आईएसटी हूँ, इंटरस्टेट में सप्लाई कर रही हूँ, ओडा सर्विस दे रही हूँ, टीडीएस डिडक्टर हूँ, एनआरआई हूँ, ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स सेलर, आरसीएम सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंतर्गत में हूं, तो मुझे जीएसटी में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा रेस्पेक्टिव ऑफ माय टर्नओवर. थैंक यू सो मच गाइज, होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल था. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए. नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक में चाहिए और हमारा जो एफर्ट है आपको कैसा लग रहा है, प्लीज बताइए, ताकि हम और एनकरेज हो आपको अच्छे वीडियो और अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने में. थैंक यू.